बोरीवली के जनता का भला एक साइड है और पार्टी का फैसला एक साइड है, तो आप किसकी साइड जाएंगे? मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी पार्टी के कारण। क्या आपको लगता है कि नेता का या पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन करते ही पूरा हिंदुत्व खत्म हो सकता है? श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस से गठबंधन करने की बात आएगी मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। दो भाई एक साथ आते हैं, उद्धव ठाकरे जी और माननीय राज साहब ठाकरे जी। न इनको हमने अलग किया था, न इनके बिखराव के हम जिम्मेदार थे। जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे वो इस कॉरपोरेशन चुनाव में एक दूसरे के पास क्यों आए? आपने कहा था कि मुंबई का रंग कभी भी हरा नहीं होने देंगे, ये भगवा था और भगवा रहेगा। आपको नहीं लग रहा है कि मुंबई जैसे शहर को किसी धार्मिक रंग से जोड़ना गलत है? गफलत में रहेंगे तो बचेंगे नहीं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी गणपत पाटिल नगर से, और वहाँ तो अभी तक उनकी जनसंख्या उतनी नहीं है। उसके बावजूद उस लड़की को 8 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके घर में जो मंदिर है वो लगाने से उसको मना किया जा रहा है। उसकी फोटो सब जगह डाली जा रही है। मुंबई लोकल में पिछले 3 महीने में 2 कांड ऐसे हुए हैं जो लग रहा है कि मुंबई की कानून व्यवस्था पे बहुत सवाल उठा दिए हैं। लोग डरे हुए हैं। 6 महीने पहले एक प्रोफेसर की मालाड के आगे हत्या हुई। इसी महीने एक 22 साल के युवक की जोगेश्वरी से बोरीवली के बीच में हत्या हुई। इस लोकल में अंदर घुसने के लिए दरवाजे पर खड़ा आदमी से लड़ाई है, बैठने को लेकर लड़ाई है, बैग लगने को लेकर लड़ाई है, कोहनी को लगने से लड़ाई है, धक्का लगने को लेकर लड़ाई है। बोरीवली स्टेशन पे ही आपने ही अपने हाथों से पकड़ा था जहाँ पे अवैध शराब बिक्री हो रहा था, अंडा भुर्जी बिक्री हो रहा था। मुंबई में प्रवास करते समय कई बार मैं देखता था, आप लोग भी देखते होंगे कि वाइन शॉप के बाहर लोग खुले में शराब पीते हैं। और उस दिन ऐसी घटना घटी, मैं बोरीवली से निकला था और 1 घंटे में मुझे फ़ोन आया कि 18 बरस की 2 छोटी लड़कियां शाम को वॉक कर रही थी और एक नशेड़ी ने आकर उनके छाती पर हाथ डाला और क्या रेट है ये पूछा। कि पहले राशन कार्ड होते थे जहाँ पेन से एंट्री होती तो वो मैनिपुलेट किया जा सकता था, लेकिन अभी थंब से है। जब थंब लगाते हैं वहाँ दिखता है कि आपके ऊपर 25 किलो का राशन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गोल गोल घुमा देते, जो मैनिपुलेट करके उनको राशन मिलता नहीं और वो बाद में ब्लैक होता है। लेकिन कई राशन के दुकानदार राशन देने से कतराते रहे। सरकार अच्छा राशन देती है, दुकानदार उसमें मिलावट करके देता था। 5 किलो के बदले 3 किलो देता था। कभी कभी अनाज ही नहीं आया ऐसा बोलकर सरकार पर दोष लगाने देता था। बोरीवली पैटर्न आपने बनाया है, लेकिन आपको नहीं लगता इसमें छोटे छोटे फेरी वाले बेरोजगार हुए हैं, उनकी EMI बाउंस हो रहे हैं? ये गरीब की बात नहीं थी। बोरीवली स्टेशन पे 3 लाख रुपया स्क्वायर फुट का रेट है। आपको जानकर हैरानी होगी, QR कोड देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कितने पात्र QR कोड इशू हुए? 600 लोग। यानी कुछ असामाजिक लोग इसमें नाम डाल रहे थे जिनको फेरी नहीं लगाना है, फेरी वालों से हफ्ता लेना है। इन सब फेरी वालों को जब आपने इतने एक्शन लिया, इतना सब किया, कि इसमें आपको कोई माफिया, हफ्ता वसूली वाले या फिर राजनीतिक संरक्षक करने वाले लोग भी मिले होंगे? लगभग 600 के आसपास FIR हुए। मेरे पार्टी का एक पदाधिकारी मुझको फ़ोन किया कि आपसे अकेला मिलना है। मैंने उनको अकेले मिलने का समय दिया। तो अकेले क्या बोलना था? तो यही बोलना था, आप खाली आंख बंद कर दो, हर महीने का इतना दे देंगे। बकरा ईद का एक विवाद चल रहा था जिसपे आप समझा रहे थे, लेकिन लास्ट में आपने कहा बकरा ईद अगर ऐसे ही मनाएंगे तो हम इनके सामने सुअर छोड़ेंगे। फिर सुअर को सुअर की भाषा में नहीं समझाएं तो क्या करे? मैं बकरीद की कोई शुभकामना नहीं देता। मुझको एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही 5 स्टार होटल में बकरीद की पार्टी के लिए बुलाने आए थे। मैंने उनको सामने कहा, माफ करना, मैं बकरीद पे विश भी नहीं करता और मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता। भैया, आपकी पार्टी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, क्यों नहीं हम उसको यह करते कि हिंदू का साथ और हिंदू का विकास? सबका साथ सबका विकास में ये कहाँ लिखा है कि सामने कोई रहीम हो तो मैं राम का नाम लेना छोड़ दूं? मुंबई में पूरे देश में एक स्लोगन चलता है कि अयोध्या तो झांकी है, अब काशी हो चुकी है, अब मथुरा की बारी है। तो आप इसके कितने समर्थन में हैं? 1000% समर्थन में हूँ। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जैसा हमेशा मेरा चैनल कहता है कि मैं ऐसे लोगों को ही आपके सामने लाना चाहता हूं जो बिंदास होकर बात करें। कभी कभी हम काफ़ी पॉडकास्ट देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनका पॉडकास्ट देखता हूं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही नॉर्मल बातें और बहुत ही ऐसी बातें जो सच दिखानी चाहिए वो सच दिखाते नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही आदमी का चयन करता हूं, ऐसे लोगों का चयन करता हूं जो अपनी बातें बिंदास बोल पाए, ताकि आप देख रहे हैं तो आप कुछ सीखें, मैं भी कुछ सीखूं और हम सब कुछ सीखें और कैसे अपनी बातों को सामने रखना है। अगर हम गलत नहीं हैं तो हम बिंदास क्यों नहीं हैं? इसी बात पे हम आज के जो गेस्ट हैं हमारे, एक दबंग विधायक
ये दर्जा उन्होंने नहीं दिया है लेकिन पब्लिक ने दी है, दबंग विधायक, और बहुत ही ग्राउंड से उठकर आज विधान भवन में अपनी बातें रख रहे हैं और भी ललकार के रख रहे हैं, ऐसे एक विधायक संजय उपाध्याय जी। सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी भैया आपका स्वागत है। भैया सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपका डिटेल जब मैं पढ़ रहा था, मेरी रिसर्च टीम ने जो रिसर्च किया है, इसमें जितने भी सवाल हैं सब मेरे नहीं हैं, सब एक रिसर्च की हैं, और कुछ सोशल मीडिया से लिया हुआ है, कुछ आरोप वाले सवाल हो सकते हैं। मेरा पर्सनल कोई भी सवाल नहीं है। आपके बहुत अच्छे अच्छे काम हैं, और जब अच्छे काम इंसान करता है तो उसके विरोध में उतने ही सवाल आते हैं। तो आपका आदेश हो तो मैं चालू करूँ? बिल्कुल मेरी तैयारी है। जी भैया, सबसे पहले ना मैं चाहता हूँ कि एक सोशल मीडिया पे एक आपके द्वारा एक परिचय आएगा तो स्थापित हो जाएगा। कुछ कुछ परिचय में ना आगे पीछे आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका एजुकेशन क्या हुआ, फैमिली में कौन है, कैसे आप बिले पार्ले से बोरीवली आए, एक छोटे में बताना है। मेरे दादाजी 1946 में विले पार्ले आए जी। और चलते हुए आए, और जो मेलोडी चॉकलेट मोदी जी ने इटली के राष्ट्रपति को मेलोनी जी को दिया, उसी पार्ले कंपनी में मेरे दादाजी काम अच्छा। करते, और लगभग आधे गांव को उन्होंने वहाँ पर नौकरी पर लगाया। मेरे पिताजी संघ स्वयंसेवक हैं और विले पार्ले में उनकी पढ़ाई हुई, उन्होंने भी पार्ले कंपनी में काम किया। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के अभी के अयोध्या तब के फैजाबाद में हुआ। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के बस्ती में है, और जन्म के बाद से ही मैं विले पार्ले में परिवार के साथ रहा हूँ। विले पार्ले के BL रुइया हिंदी बहुउद्देशीय स्कूल में, विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने मिठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और विल्सन कॉलेज से MSc फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। बचपन से ही संघ की शाखा में जाता रहा, अपनी बस्ती में शाखा लगाता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। मैंने नेवल में NCC C सर्टिफिकेट प्राप्त की है। फिजिक्स अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट होता है, और मैंने उसका ही चयन किया, उसमें ही पढ़ाई की। शुरुआत से संघ की शाखा से जुड़ने के कारण विश्व हिंदू परिषद भाजपा से जुड़ा हुआ। पहले चुनाव के 2 महीने पहले से चुनाव की कमान RSS की व्यवस्था देखती थी। मेरे पिताजी भी उसी प्रकार से काम करते थे। मुझे याद है राम जेठमलानी के पहले चुनाव में मेरे पिताजी जिस बूथ पर बैठे थे, मैं भी वहाँ पर खड़ा था। मेटल का बिल्ला मिला था, पहली बार पूरी भाजी खाई थी, और शायद वो नमक खाया, उसी का कर्ज आज तक उतार रहा हूँ जी। वहीं से एक शुरुआत हुई, और बाद में एक बार मैं क्रिकेट खेलता था, अपनी बस्ती का क्रिकेट का कैप्टन था। पिताजी मुझको एक सभा में लेके जाना चाहते थे, मेरा मन बिल्कुल नहीं था। विले पार्ले में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा थी। मैं 6ठी में पढ़ रहा था, और उस सभा में मैं गया तो मैंने देखा कि पूरा रेलवे परिसर स्टेशन के सामने का भरा हुआ था। कोई पेड़ पर था, कोई सीढ़ियों पर था, और कोई बात कर रहा है और तालियां बज रही हैं। उस समय शायद वो शब्द समझने की मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन वो अटल जी का पहला सभा, और उसके बाद मेरे घर के पीछे ही जॉर्ज फर्नांडिस जी की एक सभा मैंने अटेंड की थी। तब मैं कॉलेज में था, तो उनकी बोलने की शैली ने मुझ पर प्रभाव डाला। चुनाव हम कॉरपोरेशन का 92 में लड़ रहे थे, और मेरे यहाँ से बाबा कुलकर्णी चुनाव में थे। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। डॉक्टर रमेश प्रभु वहाँ से नगर सेवक थे, मेयर थे, बाद में हिंदुत्व का चुनाव वहाँ से लड़ा गया, विधायक थे, उनके वोटिंग पर बैन हुआ था। वो काफ़ी प्रभावी नेता माने जाते थे, और मैं उस बस्ती में संघ की शाखा के माध्यम से काम करता था। तो उनके चुनाव के प्रचार की मेरे पास युवकों की एक अच्छी टीम थी। प्रभाव बढ़ा तो डॉक्टर रमेश प्रभु सोलापुर के प्रभारी थे, और वो चुनाव बीच में छोड़कर आए, और उन्होंने मेगाफोन लेके घर घर प्रचार किया। उसके बावजूद वो चुनाव हम बहुत कम वोटों से हारे, और हारने के बाद
जब चिंतन कर रहे थे तब मैंने कहा कि केवल चुनाव के समय अगर हम पार्टी का काम करते हैं तो जनता के बीच में हम अपना स्थान नहीं बना सकते। इसके लिए काम, पार्टी का काम, ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। और तब चर्चा आई कि तो फिर कौन करेगा। मैंने बोला मेरी तैयारी है। तो बोले युवा मोर्चा की जिम्मेदारी आपको देते हैं, और वहाँ मुझको युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष बनाया। तब से लेकर पार्टी के अलग अलग पदों पर, क्योंकि मैं एक सामान्य घर से आया था जी। और कभी चुनाव लड़ना ऐसे मेरे मन में नहीं था, लेकिन संगठन के बलबूते आगे जाना, निश्चित यही सोचता कि मैं संगठन में कुछ अच्छा करूंगा। जी। तो मैं युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष रहा, बेसिक के वार्ड का उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा, सांताक्रूज असेंबली में जहां अभिराम सिंह जी एमएलए थे वहां पर विस्तारक रहा। उसके बाद युवा मोर्चा में 2002 से 2003 तक संगठन मंत्री करके मुंबई में मैंने काम किया। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य यूथ विंग में रहा। उसके पश्चात मैं यूथ विंग मुंबई का अध्यक्ष रहा। 6 साल का मेरा कार्यकाल था और काफ़ी प्रभावी कार्यकाल था। आज मुंबई के परिदृश्य में जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिख रहा है वो कहीं न कहीं उस टेन्योर में काम कर रहा था। और उसके पश्चात मुझको मुंबई बीजेपी में मंत्री, फिर उपाध्यक्ष, फिर महामंत्री, और उसके बाद प्रदेश में मंत्री करके मैंने 6 साल तक काम किया। इसके बाद कोविड के पीरियड से फिर से मुझे मुंबई बीजेपी के महामंत्री का दायित्व मिला। मैं विले पार्ले में रहता हूं, जैसा मैंने पहले ही बताया, और विले पार्ले से टिकट की मांग मैंने की थी, लेकिन निश्चित वहाँ पर पार्टी का विधायक है और मुझे टिकट नहीं मिला। और मैं मुंबई की चुनाव मैनेजमेंट कमेटी में उसके कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा था। अचानक मुझे हमारे नेता देवेंद्र जी का फ़ोन आया कि पार्टी आपके नाम का विचार कर रही है। नाम नहीं आया तो निराश नहीं होना। मैं वैसे भी निराश होने वालों में से नहीं था, और लगभग दोपहर के 2:30 बजे तक दिल्ली से सूचना आ गई, वोट लिस्ट पब्लिश हो गई। और महाराष्ट्र की सबसे प्रतिष्ठित सीट, जिसका प्रतिनिधित्व कभी माननीय राम नाईक जी करते थे, हेमेंद्र मेहता जी करते थे, गोपाल शेट्टी जी करते थे, विनोद तावड़े जी करते थे, सुनील राणे जी करते थे, 78 से जो सीट हम जीते थे वो सीट पार्टी ने मुझे दी। ये अपने आप में इतने वर्षों के काम का एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। जी। और इसकी गंभीरता मुझे थी, और इसके लिए इस चुनौती को स्वीकार भी किया, क्योंकि ये करते समय मेरे मन में भाव था कि मुंबई में एक ही टिकट बदला हुआ और वो मुझे मिला। तो निश्चित ही एक कार्यकर्ता को जब टिकट मिला है और उसके कारण पूरे महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं में एक संदेश गया है, तो ये जीत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, और जीत के आने के बाद उस जिम्मेदारी से मैंने काम भी करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का अवसर मिले। जी। भैया, आपने ये तो बताया, लेकिन आपने ये चीज़ छुपाया कि हर बार लिस्ट में जब आप उपाध्यक्ष बने, मंत्री बने, 8वें नंबर पे ही आप रहते थे। एकाएक जब महामंत्री बने तब मुझे लग रहा है कि पहले या दूसरे नंबर पे आए होंगे। नहीं, मैं हमेशा अपने अगले टर्म की चुनौती को अपने आप में संकल्पित करता था। जी। तो जब मैं मुंबई में मंत्री बना तब भी 8वां नंबर था, उपाध्यक्ष बना तब भी शायद 12वां नंबर था जी। और बाकी 7 वहीं रह गए। लेकिन आप आ गए। मुझको पार्टी में काम के आधार पे, क्योंकि मैंने एक चीज़ तय किया था कि किसी नेता के चापलूसी करके, उसकी परिक्रमा करके नहीं, तो पराक्रम के आधार पर, अपने काम के आधार पर मेरा स्थान बने, वो मुझको मेरे काम से पहचाने। तो मेरा मार्ग थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन मजबूत था, ऐसा मैं मानता था, और इसके लिए वो स्थान मैं बना पाता था। महामंत्री बना तब भी मैं 2012 में, राजपुरोहित जी अध्यक्ष थे तब बना, मैं सबसे छोटा था, और इसके लिए उसमें मुझको कोई संकोच नहीं था। जिम्मेदारी सारी मेरे पास राजपुरोहित जी देते थे। प्रदेश में मंत्री था तब भी सबसे अंत में मेरा नाम घोषित हुआ था। लेकिन उसके बाद पार्टी ने जो दायित्व दिया, वो जिस प्रकार से महामंत्री को काम मिलता है उसी प्रकार से दिया। नई मुंबई जैसे क्षेत्र की प्रभारी की जिम्मेदारी दी, जो चुनौतीपूर्ण था, जहाँ पर मैंने 8 वर्षों तक काम किया और बहुत सामंजस्य से काम किया। और फिर कोविड में पूरे महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर के बाउन कुलेजा जी के साथ में, वो प्रमुख थे, मैं सहप्रमुख था, हमने कोविड में व्यवस्थापन में काम किया। एक हमारी सरकार भी नहीं थी, एक चैलेंज था, और उसको हमने बखूबी निभाया। और फिर मुंबई बीजेपी में महामंत्री करके मैंने काम किया। आशीष शेलार जी हमारे अध्यक्ष थे, और मुंबई के कार्यकर्ताओं के बीच में प्रवास करना, सहजता से उपलब्ध रहना। दिन में मैं मुंबई में कम से कम 100 किलोमीटर का प्रवास करता हूँ।
अभी भी करता हूँ। और तब तो मैं पहले तो गाड़ी नहीं थी, तो ट्रेन से, बाइक से करता था। फिर मैंने जैन गाड़ी सीखी। मैं जैन गाड़ी लेके सब जगह खुद चलाता था, और रात को मेरे सभी साथियों को घर पे छोड़ने के बाद घर पे जाता था। अब खैर गाड़ी है, ड्राइवर है, तो अब व्यवस्थाएं बदली हैं। अब गाड़ी में चलते हुए काम भी कर पाता हूँ। लेकिन एक समय था कि जब पैसे नहीं होते थे, तो मैं कभी बिना टिकट प्रवास नहीं किया। मैं दादर से चल के घर पे आया हूँगा। मुंबई के कई स्पॉट हैं, जैसे हाजी अली पे आप खड़े हो जाएं तो आपको शेयर टैक्सी मिलती है, सैन में आपको शेयर टैक्सी मिलती है, बैंड्रा कोर्ट में मिलती है, अंधेरी में रिजेंसी के पास मिलती है। मैं वहाँ पर कोई मुझको छोड़ देता और वहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये में जो शेयर टैक्सी होती थी उससे मैं पार्ला आता और फिर घर पे चले आता। तो इस प्रकार से मैंने पार्टी का प्रवास किया है। खुददारी से, ईमानदारी से काम किया है, किसी के आगे हाथ फैला के काम नहीं किया है। और ये करते समय कोई भी चुनौती हो उसको परफेक्शन के साथ करना, उस चैलेंज को स्वीकार करना, ये हमेशा से सीखा है। और उसके कारण चुनौती स्वीकार करने के कारण भी नेतृत्व उभर के आता है, ऐसा मुझको लगता है, और पहचान बनती है, वो बनी है। जी जी भैया, आपकी पार्टी का, भाजपा का एक स्लोगन है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम, तृतीय अंतिम सबसे अंदर। लेकिन एक बात बताइए कि अगर कल कुछ ऐसा आ जाता है कि बोरीवली के जनता का भला एक साइड है और पार्टी का फैसला एक साइड है, तो आप किसके साइड जाएंगे? मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी पार्टी के कारण हूँ, और इसके लिए मेरी पार्टी मुझको कहती है कि कूद जाना है तो कूद जाना है। लेकिन जनता, ये मेरे लिए बहुत स्पष्ट है। और कई बार ऐसे निर्णय होते हैं जब मन में भ्रम होता है कि जनता का विचार करें। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, जब गोल्ड व्यापारियों के ऊपर जीएसटी लगाने की बात थी, तो पहली बार 3% टैक्स लगेगा। व्यापारी बड़े परेशान थे, आंदोलन हो रहे थे। स्वाभाविक था, हमारा वोटर था और इसके लिए वो हमारे से अपेक्षा रख रहा था। हम लोग भी अपनी पोजीशन, औकात के हिसाब से प्रयास कर रहे थे कि ये बात दूर तक जाए। तो मुझे याद है कि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी के साथ मैं वर्ली के ब्रिज पे चल रहा था, और बहुत बड़ा ज्वेलरी का वर्ग बेंगलोर में भी है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़ी दुकानें हैं, तो उनकी लोकसभा में बहुत बड़े व्यापारी थे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा, जिस पार्टी ने मुझको इतना बड़ा किया है। मैं बोला, मैंने अरुण जेटली जी से बात की, मेरे ध्यान में आया कि इस पर कुछ होना नहीं है, तो फिर मैंने इस विषय पे चर्चा करना, सोचना बंद कर दिया। तो बोला, तो इससे नुकसान होगा? तो बोला, जिस पार्टी ने मुझको केंद्रीय मंत्री बनाया है वो बोल रही समुद्र से कूद जा, तो कूद जाना चाहिए। आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल उसमें कुछ अच्छा होगा। तो कभी कभी ऐसे विषय आते हैं तो जिसमें लगता है कि यहाँ रहें कि वहाँ, पहले तो कोशिश करेंगे ईमानदारी से कि अगर अपनी बात सही है तो नेतृत्व को कन्विंस करें जी। और अगर नेतृत्व कन्विंस नहीं होता है तो ये समझना चाहिए कि मेरे से ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति मुझसे ज़्यादा समझदार है और वो कहीं ना कहीं कुछ हित का ही सोच रहा होगा। और कई बार ऐसा होता है, और उसके लिए मुझको जिस दायरे में काम करने की जिम्मेदारी है, मैंने उतना सोचना चाहिए। देश की चिंता मोदी जी कर रहे हैं, राज्य की चिंता देवेंद्र जी कर रहे हैं, मैंने बोरीवली की चिंता करना, ईमानदारी से करना, ये सोच के मैं काम करता हूँ। जी जी। या कुछ कुछ अपने विधानसभा के बाहर की भी सवाल है और कुछ कुछ पार्टियों के सवाल है। आज 2 शिवसेना दिखती है। अब तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि एक धनुष बाण है और एक मशाल है। भाजपा कहती है कि उसने शिवसेना नहीं तोड़ा, लेकिन विपक्ष कहता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव के कारण यह हुआ है। आपका क्या मानना है? महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय अटल जी, इन सब ने मिलकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को अंजाम दिया। हम दोनों पक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर एक साथ आए और इसके कारण हम 1995 में सरकार में भी आए। हमने अच्छा काम भी किया। मुंबई को जो ब्रिज बने हैं या मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ है, तो इसके पीछे हमारी सरकार थी और तब से बहुत ही नैसर्गिक तरीके से ये युति चली आई थी। 2017 की बात करें तो जब चुनाव की सीटों को लेकर बातचीत हो रही थी, तब हमने वो 5 सीटें मांगी थी जो कभी ना शिवसेना जीती थी ना कभी बीजेपी जीती थी, लेकिन शिवसेना वो 5 सीटें भी देने को तैयार नहीं थी। उसके बाद गठबंधन टूटा, लास्ट मोमेंट पे टूटा और हम चुनाव लड़े और
हमेशा से महाराष्ट्र में छोटा भाई कहे जाने वाला भाजपा अचानक 3 डिजिट क्रॉस करता है, 111 से ज़्यादा सीटें हम जीतते हैं। हाँ। और शरद पवार जी बाहर से समर्थन देते हैं। उस समय भी हमारे मन में, हमारे नेता देवेंद्र जी के मन में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मन में ये स्पष्ट था कि हमने अलायंस करना चाहिए तो शिवसेना से ही करना चाहिए। और हमने फिर जो सरकार बनाई वो शिवसेना के समर्थन से बनाई और हमारी युति की सरकार चली। 2019 में हम पूरे महाराष्ट्र में घूमे और हमने जो जनादेश मांगा वो जनादेश महायुति करके मांगा। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, पूरे महाराष्ट्र में उनका प्रवास हुआ। मैं भी उस यात्रा में था और मैंने महाराष्ट्र को नज़दीक से देवेंद्र जी के प्रवास के दौरान देखा। माफ़ करना, 2014 की बात थी जो मैंने पहले 17 का उल्लेख किया। लेकिन उस समय भी जनादेश हमारे विकास काम को देखकर मोदी जी, देवेंद्र जी के नेतृत्व के कारण हमारे फेवर में था। हम यूपी में चुनाव लड़े, 2/3 से अधिक बहुमत हमें मिला। हमने सरकार एक साथ बनानी चाहिए थी, लेकिन विश्वासघात उद्धव जी ने किया। जिस उद्धव जी को देवेंद्र जी ने हमेशा संभाला, कॉरपोरेशन में हम चाहते तो हमारा मेयर बनाते, हमारी सत्ता लाते, उसके बावजूद हमने शिवसेना का मेयर बनाया। हमने कोई भी कॉरपोरेशन में पद नहीं लिया। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हमेशा उद्धव जी का मान रखा। हमेशा देवेंद्र जी ने उद्धव जी को अपने बाद भाषण करने का अवसर दिया। उनकी हर छोटी बड़ी बातों को मानते रहे और देवेंद्र जी इतना सुलझा व्यक्तिमत्व शायद महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है जी। उसके बावजूद उन्होंने विश्वासघात किया और फिर विश्वासघात किया तो उसका हिसाब तो करना ही होगा, वरना हम भी नहीं रहेंगे जी। और हमने किया। इस बात में मुझको कोई संकोच नहीं है और इसके कारण महाराष्ट्र में अब भाषा भी बदली है। वरना हर चुनाव में उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, इसको जिस प्रकार से अपमानित किया था, कभी कभी लगता था कि क्या हम सेकंड सिटीजनशिप है। लेकिन देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से इसका उत्तर दिया और जिस प्रामाणिकता से मुंबई का जनादेश लिया, ये दिखाया कि मुंबई के लोग भाषा के चंगुल में नहीं तो विकास के रास्ते पे चलने आते हैं। निश्चित ही मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, मराठी खाद्य, मराठी पहनावा, महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग, इन सब का बहुत बड़ा योगदान जितने भी गैर मराठी लोग मुंबई में आए हैं उनको आगे बढ़ाने में है और इसके लिए हम सब ने मराठी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कोई उसके कारण बाकी सबको मारता हो, ये बर्दाश्त नहीं था। ये शासन सुशासन लाने का काम भी देवेंद्र जी ने किया। जी भैया, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद उनके अंदर से हिंदुत्व खत्म हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि किसी एक का नेता का या पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन करते ही पूरा हिंदुत्व खत्म हो सकता है? श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस से गठबंधन करने की बात आएगी मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। ये उनके ही विचार हैं और अगर उनका पुत्र इस प्रकार का गठबंधन करता है तो निश्चित जो कट्टर शिव सैनिक है, जो हिंदुत्व बाला साहेब से सीखा है, वो कहीं ना कहीं आंदोलित था, वो कहीं ना कहीं परेशान था जी। और उसके लिए पहली बार राजनीति में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव जी का साथ उनके मंत्रियों ने छोड़ा, उनके सांसदों ने छोड़ा, उनके एमएलए ने छोड़ा और इतना ही नहीं, अभी उनके सांसदों ने फिर एक बार छोड़ा और चर्चा है कि अभी उनके विधायक भी उनका साथ छोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो दुर्दशा हुई है, इसके पीछे हिंदुत्व का जो मूल विचार था जिसके कारण दोनों पार्टियां बड़ी हुई थी, उससे हटना, जिस कांग्रेस को हम जीवन भर गाली देते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे, उसके साथ हाथ मिलाना ये रहा है। ऐसा महाराष्ट्र को भी लगता है और मुझको भी लगता है। जी। दो भाई एक साथ आते हैं, उद्धव ठाकरे जी और माननीय राज साहब ठाकरे जी। आपको लगता है कि ये दोनों जन एक साथ आना कोई पारिवारिक एकता है या फिर भाजपा महायुति के लिए राजनीतिक चुनौती है? मैं इनके अस्तित्व की मजबूरी ज़्यादा समझता हूँ कि अपनी राजनीति बचाने का ये प्रयास था। न इनको हमने अलग किया था, न इनके बिखराव के हम जिम्मेदार थे। सगे भाइयों में भी जो प्रॉपर्टी को लेकर केस चला वो भी दुनिया के सामने है।
बाला साहेब ठाकरे जी के अंत्यविधि के समय भी मैं उस व्यवस्था में था, इसलिए मैंने नज़दीक से बहुत चीज़ें देखी भी हैं। महाराष्ट्र की जनता को लगता था कि ये बिखराव नहीं होना चाहिए था, उसके बाद ये बिखराव किसके कारण हुआ, और जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे वो इस कॉरपोरेशन चुनाव में एक दूसरे के पास क्यों आए। और ठीक है, आकर उन्होंने, लोगों को लगा, मीडिया को लगा कि ये चुनौती है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत से लेके नगर पालिका, महानगर पालिका और मुंबई और ठाणे में भी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी ने जिस प्रकार से अपना प्रभाव, जनादेश प्राप्त किया, वो दिखाता है कि इन दोनों के एक आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब की राजनीति में आपको 24/7 कोई देख रहा है। आप मोदी जी को लगातार देख रहे हैं जी। कभी उनको छुट्टी लिए हुए देखा नहीं, कभी उनको बीमार देखा नहीं, कोविड में भी उनको परिश्रम करते देखा है, कभी उनको थका देखा नहीं जी। अगर आप गेस्ट अपीयरेंस करोगे तब अब जनता वो स्वीकार करने के मूड में नहीं है। जनता आपसे परफॉर्मेंस चाहती है, जनता आपसे हार्डवर्क चाहती है, जनता आपकी अवेलेबिलिटी चाहती है, जनता आपसे विकास के काम होते हुए देखना चाहती है जी। और ये आत्मचिंतन उन्होंने करना चाहिए। जी जी। आपने कहा था कि मुंबई का रंग कभी भी हरा नहीं होने देंगे, ये भगवा था और भगवा रहेगा। आपको नहीं लग रहा है कि मुंबई जैसे शहर को किसी धार्मिक रंग से जोड़ना गलत है? गफलत में रहेंगे तो बचेंगे नहीं। आप एक बार अपना कैमरा लेके जुहू चौपाटी पे चले जाइए, आप अपना कैमरा लेके गिरगांव चौपाटी पे चले जाइए, आप अपना कैमरा लेके किसी सरकारी अस्पताल में चला जाइए, तो ये चेतावनी आपको दिखती रहेगी। और हम बहुलता में हैं तो हम किसी को डराते नहीं, लेकिन अब भी थोड़ी देर पहले जब मैं ऑफिस में आ रहा हूँ तो मैंने जो देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी गणपत पाटिल नगर से, और वहाँ तो अभी तक उनकी जनसंख्या उतनी नहीं है, उसके बावजूद उस लड़की को 8 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके घर में जो मंदिर है वो लगाने से उसको मना किया जा रहा है, उसकी फ़ोटो सब जगह डाली जा रही है। तो जब इनकी बहुलता होगी तो आप कैसे रहोगे, और ये चिंता पूरी दुनिया के सामने है। तो अगर वो प्रेम से, सहजता से, मानवता से रहेंगे तो पूरी दुनिया में इस प्रकार की कटुता नहीं होगी जी। और उसके लिए मुंबई को सुरक्षित रखना है तो निश्चित ही मुंबई का रंग भगवा ही होना चाहिए, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है और हमने उसी के लिए काम किया और मुंबई की जनता ने भी हमें उसी लिए आशीर्वाद दिया। जी भैया, आ जाते हैं हम बोरीवली पे। बोरीवली एक ऐसा विधानसभा है जो कई दशकों से भाजपा के अधीन रहा है, भाजपा का ही जनप्रतिनिधि मंडल हमेशा रही है, लेकिन आज भी बोरीवली में ट्रैफिक हुआ, जल भरा हुआ, पुनर्विकास हुआ, अतिक्रमण हुआ, ऐसी समस्याएं हैं। उसका मेन कारण क्या है? बोरीवली में 30 किलोमीटर के रोड सीमेंट के बन गए। सीसी रोड में सबसे ज़्यादा मुंबई में कहीं काम हुआ तो बोरीवली में हुआ। पिछली बार मानसून में सबसे ज़्यादा बरसात होने के बाद बोरीवली में जल भराव की एक भी केस सोशल मीडिया पे भी नहीं है और मीडिया पे भी नहीं है। इस बार भी पिछले हफ्ते भर में बहुत बरसात हुआ जी, लेकिन बोरीवली में कहीं जल जमा हुआ ऐसा हुआ नहीं। और हमने 140 के आसपास रास्ते पूरे सीमेंट के बनाए हैं और फेज़ 3 में लगभग 35 रास्ते और बनने वाले हैं। तो 30 किलोमीटर का काम तो लगभग पूरा हुआ। आपने ट्रैफिक की बात की तो निश्चित ही सबका मनपसंद क्षेत्र आज बोरीवली है कि बोरीवली में अपना घर होना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, शांत रहने वाले लोग हैं, हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से टाउन जाना हो तो आपको 2.5 घंटे 3 घंटे का सफ़र लगता है, ये सच्चाई है। तो हम 3-4 स्तर पर काम कर रहे हैं। एक, हम सारी ट्रेन को एसी करने जा रहे हैं। अच्छा, किराया नहीं बढ़ाएंगे। बोरीवली स्टेशन को हम और आधुनिक करने जा रहे हैं, उसका नूतनीकरण करने जा रहे हैं। बोरीवली की भीड़ कम हो इसके लिए कांदीवली उसके साथ डेवलप कर रहे हैं। मैंने इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात की। आपने कोस्टल रोड का आनंद तो लिया ही होगा बांद्रा से, और आप देख रहे होंगे कि साइमल्टेनियसली ये काम बोरीवली से खारदांदा, खारदंडा से मलाड, मलाड से बोरीवली, बोरीवली से गोराई, गोराई से आगे मीरा भाईंदर, उत्तन, वसई तक ये काम हो रहा है। तो जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा उस दिन हम 45 मिनट में
बोरीवली से नरीमन पॉइंट पहुंचेंगे कोस्टल रोड के माध्यम से। आपने सुना होगा इस अधिवेशन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने समुद्र के अंदर भी मेट्रो चलाने की बात की है, जो मैंने अभी केरला में देखा, और ये मुंबई में भी शुरू होने जा रहा है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए भी भीड़ कम करने की बात होगी। हमको ठाणे जाना हो बोरीवली से, या तो घोड़बंदर से जाना है या JBLR से जाना है, और कम से कम 3 घंटा लगना है। तो नेशनल पार्क के अंदर से 2 टनल बन रहे हैं। हम 20 मिनट में ठाणे पहुंचेंगे, हम 15 मिनट में मुलुंड भांडू पहुंचेंगे। तो ये जो इन दोनों रोड पर कंजेशन करता था, ये कम होगा। मेट्रो बन चुकी है, एक्वा मेट्रो में बैठने के बाद जो आनंद है वो अलग ही है जी। और सिद्धिविनायक हो, वर्ली हो, मंत्रालय हो, बॉम्बे सेंट्रल हो, कोलाबा, यहाँ तक पहुँचना पहले कठिन था, अब हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसकी कनेक्टिविटी T2 और T1 के साथ भी है। और अब बोरीवली की मेट्रो एयरपोर्ट पर इसे जब कनेक्ट होगी तो इस तरफ के लोगों को भी आसान होगा। मीरा रोड तक मेट्रो हमारी पहुँच चुकी है। आपने अटल सेतु देखा ही होगा, और ऐसे ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी में और सारे टनल का काम हम करने जा रहे हैं। मेट्रो से भी बहुत राहत मिली है, और जब सारी लोकल AC होगी तो और चीज़ें होंगी। BST में भी हम नई बसें ऐड करने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बहुत बदलाव आने वाले दृश्यों में मिलेगा। हम मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, लेकिन विश्व का एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं जी। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव। अब नई मुंबई का एयरपोर्ट शुरू हुआ है, और आपने आज भी पेपर में पढ़ा होगा, तो हम एक नया एयरपोर्ट पालघर में बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा वाहन पोर्ट बनने जा रहा है, जिसके कारण भी बहुत सारा व्यापार महाराष्ट्र में आने वाला है। और बोरीवली मुंबई का प्रवेश द्वार है, तो रास्तों की दृष्टि से बहुत काम हो रहा है। और समुद्र मार्ग में भी हम अगर देखेंगे तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में 8 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। हम मनोरी से शुरू करते हैं और उत्तन तक बोरीवली है। तो दोनों तरफ 2 जेटी है, एक मारवे से है और एक बोरीवली से। दोनों जेटी हम नई बना रहे हैं। वहाँ से रोरो सेवा शुरू होगी, आप अपनी गाड़ी लेके उस पार जाएंगे। तो बहुत नैसर्गिक क्षेत्र है। नेशनल पार्क बोरीवली से जुड़ा है, और इतना बड़ा पार्क शायद ही कोई शहर होगा जिसके भीतर होगा। तो बोरीवली में ऑक्सीजन की जो विपुलता है, उसका बहुत बड़ा योगदान इस समुद्र और नेशनल पार्क के कारण है, जिसको संभालना, उसका संवर्धन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी भैया, आपने एक बात को 2-3 बार बोला कि हम बहुत जल्दी AC ट्रेनें करने वाले हैं बोरीवली से या फिर मुंबई लोकल की। लेकिन मुंबई लोकल में पिछले 3 महीने में 2 कांड ऐसे हुए हैं जो लग रहा है कि मुंबई की कानून व्यवस्था पे बहुत सवाल उठा दिए हैं। लोग डरे हुए हैं। 6 महीने पहले एक प्रोफेसर की मालाड के आगे हत्या हुई। इसी महीने एक 22 साल के युवक की जोगेश्वरी से बोरीवली के बीच में हत्या हुई। कल भी 2 घटनाएं हम सब ने देखा। जब मैं दूसरे शहरों में जाता हूँ, मुंबई के बाहर जाता हूँ, तो वहाँ का जनजीवन थोड़ा स्लो पाता हूँ। वहाँ के लोग थोड़े स्लो है, रिलैक्स हैं। मुंबई भागती है जी। हर आदमी घड़ी देखकर दौड़ रहा है, और लोकल के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। इस लोकल में अंदर घुसने के लिए दरवाजे पर खड़ा आदमी से लड़ाई है जी। बैठने को लेकर लड़ाई है, बैग लगने को लेकर लड़ाई है, कोहनी को लगने से लड़ाई है, धक्का लगने को लेकर लड़ाई है। और ये होते रहती है। मुंबई कर इसको बड़ी नॉर्मली सहजता से लेते थे। जब ट्रेन में कोई झगड़ा करता है तो बाकी के लोग चुप कराते हैं और फिर शांत होकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन 3 घटनाओं ने मुंबई को हिला दिया है, और मैं भी अपने आप में बहुत डिस्टर्ब हूँ कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है कोई किसी को मार दे, ख़त्म कर दे। मैंने अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा है और उनसे मुलाकात भी किया, और उस दौरान उन्होंने ये आश्वासित किया कि हम बहुत तीव्र गति से, क्योंकि जब दरवाजे बंद होंगे तो दरवाजे को खड़े होने की समस्या और उसके कारण झगड़े खत्म होंगे। मैंने ये भी मांग की है कि मेट्रो में जिस प्रकार से बैग की सिक्योरिटी चेक होती है, उस प्रकार से ट्रेन में भी करनी चाहिए। नो डाउट ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अब मेट्रो में भी सफ़र करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। मेट्रो में हो सकता है तो ट्रेन में हो सकता है कि उनकी बैग स्कैन हो, और बैग में चाकू
सलिया ये रखना कहाँ तक जायज़ है। तो ऐसा कुछ हो तो उसको वहीं पर कैच करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। लोकल प्रवास सुरक्षित था, सुरक्षित रहना चाहिए। लोकल का प्रवास ये मुंबई की पहचान है और इसे सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार करके हमारा भी दायित्व है। और एक एमएलए करके, मुंबईकर करके मैं भी डिस्टर्ब हूँ कि हमने मुंबईकरों की जान इसमें खोई है। पहले ट्रेन के हादसे होते थे जिसमें कमी आई है, लेकिन इन 3 घटनाओं ने मुंबई को हिला के रखा है। जी और सरकार से भी मैंने मांग की है, मैंने सीएम साहब से भी विनती की है कि सुरक्षा की दृष्टि से नए उपाय करने के लिए गंभीरता से सरकार ने सोचना चाहिए। जी भैया, बोरीवली रेलवे स्टेशन की बात हुई, जब हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, बोरीवली स्टेशन पे ही आपने ही अपने हाथों से पकड़ा था जहाँ पे अवैध शराब बिक्री हो रहा था, अंडा भुर्जी बिक्री हो रहा था। तो ये कैसे, मतलब बिना राजनीतिक बोलते हैं ना सपोर्ट के, कैसे हो रहा है? मुंबई में प्रवास करते समय कई बार मैं देखता था, आप लोग भी देखते होंगे कि वाइन शॉप के बाहर लोग जी। खुले में शराब पीते हैं। जी। बहुत सारे उद्यान में जहाँ पर प्रकाश कम है वहाँ पर वहाँ पे खुलेआम लोग पीते हैं। दारू पीते जी। हैं। पान बीड़ी पर सहजता से ये ड्रग्स का सामान मिल रहा है। पहले नाइट पार्टियाँ शुक्रवार शनिवार रविवार होती थी, अब ये 24 घंटे होती हैं। वैप करके एक चाइना से नया सिगरेट आया है जिसको सहजता से मिलता भी है, इसको आप पी लो तो आपका फेफड़ा 8 साल में खोखला हो जाएगा। नई जनरेशन बर्बाद हो रही है। गांजा हो, एमडी हो, ये बहुत सहजता से मिल रहा है। नो डाउट सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है कि इस धंधे में इन्वॉल्व लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। मैंने एमएलए बनने के बाद बोरीवली के सभी वाइन शॉप के बाहर से शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया और मैं कह सकता हूं कि इस पे मुझको 95% कामयाबी मिली है। मुंबई में बोरीवली ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप वाइन शॉप के बाहर शराब पीते किसी को नहीं देखते। सभी उद्यानों में प्रकाश बढ़ाया। कई पब्लिक स्पॉट पर मैंने खुद कार्रवाई की। जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हो, मैं पुलिस को बार बार कहता था कि शराब के नशे में कोई व्यक्ति कभी किसी बच्ची के साथ गलत कर देगा, उस दिन ना मैं अपने आप को बर्दाश्त करूंगा ना आपको माफ़ करूंगा। जी। और उस दिन ऐसी घटना घटी, मैं बोरीवली से निकला था और 1 घंटे में मुझे फ़ोन आया कि 18 बरस की 2 छोटी लड़कियां शाम को वॉक कर रही थी और एक नशेड़ी ने आकर उनके छाती पर हाथ डाला और क्या रेट है ये पूछा। अच्छा। मैंने तुरंत उसको पकड़ने की बात की, डीसीपी को फ़ोन किया। डीसीपी ने घटनास्थल पर जाकर आरोपी को पकड़ा। उस लड़की की मैं हिम्मत की दाद देता हूँ, उसने एफआईआर करने की बात करी, उसकी माँ ने भी साथ दिया। हमारे सभी नगर सेवक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी बोरीवली स्टेशन पहुँचे। मैंने भी विले पार्ले से पहुँचकर मैं बोरीवली 12:30 बजे पहुँचा। पुलिस ने कार्रवाई की, इसलिए उनका अभिनंदन किया, लेकिन मैंने कहा मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। और उसके बाद मैं पुलिस को लेकर इंस्पेक्शन को निकला। मैंने बोरीवली स्टेशन पर अवैध शराब पकड़ी। बोरीवली के बाहर जो फूल वालों की बात की जाती कि फूल बेचती हैं, वो रात को नशे का कारोबार करते पकड़ी गई। 2,20,000 कैश मैंने मीडिया के सामने दिखाया। फूल बेचने वाली इतना कैश लेकर बैठी थी। कोई नॉनवेज का धंधा कर रहा है, मेरा उसका विरोध नहीं है, लेकिन शराब खुलेआम पिला रहा है उसका विरोध है। हमने लाइव गांजा पकड़ा, ठीक है, और वो इंदिरा नगर की बस्ती उसके बाद रेलवे ट्रैक से तोड़ दी गई। कई वर्षों से लोग परेशान थे, लेकिन ये नहीं होता था। अब लोग जानते हैं कि मैं कार्रवाई करता हूँ, इसके लिए लोग मुझको सूचना देते हैं। मैं पुलिस को ही बोलता हूँ कि अगर मेरे पास सूचना आती है तो आपके पास भी आनी चाहिए, आपने भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत कार्रवाई हुई है, आपको जान के हैरानी होगी, अभी तक लगभग 590 एफआईआर मैं कर चुका हूँ। अच्छा, ये लोग के ऊपर, अलग अलग लोगों के ऊपर, फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट है उसको लेके, ये भी अपने आप का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि इतनी एफआईआर मैंने उस पर कराई है ये असामाजिक तत्वों के ऊपर। जी भैया, जब आप बोलते हैं कि आपने 1 साल से प्रशासन को आप बोल रहे हैं, बार बार आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे से गलत हो रही है, आप एक्शन लीजिए, ऐसे बहुत बार होता है जब कोई बीजेपी का विधायक या मंत्री बोलता है कि हम प्रशासन को बार बार बोल रहे हैं, प्रशासन सुन नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, या फिर आंदोलन करने बैठ जाते हैं। विरोधी पक्ष के नेता हमेशा कहते हैं कि सरकार महाराष्ट्र में आपकी है, केंद्र में आपकी है। अब कौन सी सरकार चाहिए कि आपकी सुनेंगे? ये तो आपके ही लोग हैं, अगर हो रहा है तो आपका कंट्रोल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये प्रश्न जब मैं कोई बात करता हूँ, काम करता हूँ, तो उसमें टीका करने वाले लोग कहते हैं कि सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, कानून आपका है, संविधान आपका है,
तो क्या कानून बनाने से गुनहगारी रोक लग जाएगी? तब तो बहुत आसान है जी। कानून देश में है, लेकिन गुनाह होता है और उसके लिए पुलिस है। हाँ। और हम लोकतंत्र में हमारा काम अलग है, पुलिस का काम अलग है, बीएमसी का काम अलग है। जनप्रतिनिधि उन लोगों को सूचना करता है कि मेरे पास ये शिकायत आई, अब इस पे कार्रवाई करें। जब वो नहीं होती या उसमें कहीं साठगांठ होती है, तो अगर ईमानदारी से कोई प्रतिनिधि काम करता है तो उससे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि कहीं गलत हो रहा है तो चूंकि सरकार है इसके लिए जनप्रतिनिधि इस पर आवाज़ नहीं उठाए। हाँ। आवाज़ उठाकर एक्शन इसीलिए ताकत से ले सकता है कि मेरी सरकार है। हाँ। ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए कई जगह पर जहाँ पर बाकी लोग नहीं करते, मैंने गंभीरता से काम भी किया है। राशनिंग को लेके किया है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, सरकार फ्री में राशन दे रही है, राशन नहीं मिल रहा था। खुले में शराब हो, खुले में ड्रग्स हो, अवैध कब्जा हो, सरकारी जगहों पर गलत तरीके से कब्जा हो, मैंने इन सब के खिलाफ प्रखरता से बोला। और मुझको लगता है सरकार होने पर मैं इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ मजबूती से लड़ सकता हूँ। कानून इसलिए बना है कि इस प्रकार से कानून तोड़ने वालों पर हम कार्रवाई कर सकें, और इसके लिए ये भी मेरा दायित्व है। हाँ, कानून के दायरे में रह के मुझको काम करना चाहिए, मैं वो करने का प्रयास करता हूँ। भैया एक सवाल आया है जो कि राशन को लेकर। आज बहुत से राशन की दुकानें हैं जहाँ पे हम जाते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ें की है कि पहले राशन कार्ड होते थे जहाँ पेन से एंट्री होती तो वो मैनिपुलेट किया जा सकता था, लेकिन अभी थंब से है। जब थंब लगाते हैं वहाँ दिखता है कि आपके ऊपर 25 किलो का राशन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गोल गोल घुमा देते हैं और वो गरीब इतने जानकार नहीं होते जो मैनिपुलेट करके उनको वो राशन मिलता नहीं और वो बाद में ब्लैक होता है। इस पर आपने कभी एक्शन लिया? कोविड में एक समस्या आई कि जो मजदूर महानगरों में काम करते थे उनके सामने वो खाना कैसे खाए एक चुनौती थी, क्योंकि उनका रेशन कार्ड उनके गांव का होता था और उन्हें यहाँ अनाज नहीं मिलता था। और तब मोदी जी ने 1 नेशन 1 रेशन कार्ड की बात करी कि आपके गांव में 3 सदस्य हैं तो उनका राशन वहाँ पर मिलेगा, 2 लोग शहर में हैं तो उनका राशन यहाँ पर मिलेगा। साथ ही इसमें करप्शन ख़त्म करने के लिए डिजिटल सिस्टम लेकर आए। लेकिन कई राशन के दुकानदार राशन देने से कतराते रहे। सरकार अच्छा राशन देती है। बोरीवली में तो FCI का गोडाउन है, तो मुंबई शहर को राशन तो यहीं से जाता है। वो राशन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन दुकानदार उसमें मिलावट करके देता था। 5 किलो के बदले 3 किलो देता था। कभी कभी अनाज ही नहीं आया ऐसा बोलकर सरकार पर दोष लगाने देता था। हमने आने के बाद मेरे क्षेत्र में आदिवासी लोग भी रहते हैं। गोराई गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग हैं। नेशनल पार्क का भी आदिवासी पाड़ा मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैंने जब उन आदिवासी बांधवों से बात किया तो ध्यान में आया कि उनको 5 के बदले 3 ही किलो दिया जाता है। मैंने गांव में जनसभा की, सब फीडबैक लिया, राशन वाले के दुकान के सामने लाइव स्क्रीनिंग किया, पुलिस को बुलाकर उस पर FIR किया, उसकी दुकान को सीज कराया। और ऐसे एक नहीं, ऐसे 4 जगह पर किए। हर दुकान के बाहर अगर दुकानदार नहीं दे रहा है तो शिकायत सीधा मुझसे करे, इस प्रकार के बोर्ड लगाए। मैं सतत राशनिंग के मीटिंग में जाता हूँ। राशन के कर्मचारी अधिकारियों को भी मैंने सूचना दी है कि जब सरकार आपको दे रही है तो उसमें ये गलती मान्य नहीं है, उस पर दबाव बनाया है। और मैं आपके माध्यम से भी ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर ऐसी गलती हो रही है, सब लोग राशन का नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो राशन का खा रहा है उसको उसका हक मिलना चाहिए। अगर वो मजबूर है और वो बाहर से नहीं खरीद रहा है, उसकी डिपेंडेबिलिटी सरकार पर है, तो उसके हक का राशन दूसरे को खाने का अधिकार नहीं है। मेरी सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती। अगर कहीं भी किसी के भी निदर्शन में बात आएगी तो निश्चित हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको भैया मूवी देखने का शौक कुछ इतना खास? मैं पहले देखता था, लेकिन पिछले तो 10 पहले साल की एक में मूवी बहुत फेमस मूवी थी, नायक, आपने देखा है? देखा है अनिल कपूर वाली जी। तो इसके बाद दबंग मूवी सलमान खान की। ये दोनों मूवी को अगर रिलेट करती है जनता तो बोलती है संजय उपाध्याय नजर आते हैं, क्योंकि 2-3 सीन मैं आपको बताता हूँ। एक गुटखा बेचने वाले को पकड़े आप, बहुत गांजा मिला और आप उसको जिस हिसाब से मार रहे थे वो एक सीन है। दूसरा, एक गाड़ी वालों का आपने पीछा किया था, आपकी गाड़ी से ट्रक या टेम्पो वाले का पीछा किया आपने और आगे रुकवा दिया आपने, उस पर एक्शन लिया आपने। शराब की दुकान के बाहर वाइन शॉप वाले को रोक के आपने जिस हिसाब से पकड़ा, आपके कार्यकर्ताओं के साथ जिस हिसाब से धुलाई हुई, आपको नहीं लगता कि ये कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं हाथ उठाना गलत नहीं था? ये सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे कि एक विधायक को करना चाहिए था।
बिल्कुल, इसलिए मैंने क्योंकि वो आपके रिस्क, शब्द आपके जान के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने तब आपने उस सोशल मीडिया में ये भी देखा होगा कि मैंने कहा जब तक मेरे सर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है जी, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर बोला सकता। है आपने, यस। दूसरी बात, अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई 16 बरस की बच्ची के साथ छेड़खानी करता है, उसकी छाती पर हाथ डालता है, उसका रेट पूछता है और उसके बाद मैं अपने आप को कानून के भाषा में परिभाषित करता हूँ, तो माफ़ करना, मैंने तब भी खुल के कहा था कानून मैंने गलत किया तो मुझ पर कार्रवाई करे, मेरी तैयारी है। लेकिन मेरी माँ ने, मेरी पार्टी ने, मेरे संस्कार ने यही सिखाया है कि महिला सुरक्षा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर महिला की सुरक्षा को लेकर कहीं गंभीर प्रश्न है तो कानून हाथ में लेना पड़ा तो मैं लूँगा। और उस दिन उस बच्ची के लिए मैंने लिया। पुलिस स्टेशन के सामने अगर रात को 3 बजे खुलेआम ड्रग्स मिल रहा है, वो मेरे कृत्य के बाद प्रशासन पर दबाव पड़ा, पुलिस पेट्रोलिंग करने लगी, पुलिस मीडिया लेकर पेट्रोलिंग करने लगी। ये पहली बार हुआ। मेरी गाड़ी आती है तो असामाजिक तत्व डरते हैं और ये डर अच्छा भी है, ठीक है। जब मैंने कार्रवाई करना शुरू की तो लोगों को लगा नया नया है, कुछ दिनों के लिए होगा। आज 18 महीने से बोरीवली हमने जो रखी है उसको आज बोरीवली पैटर्न के नाम से लोग जानते हैं। आप बोरीवली स्टेशन पर गाड़ी छोड़ो, पैदल नहीं चल सकते थे, आज आप बड़ी गाड़ी लेकर चल सकते हो। तो लोगों ने इसको स्वीकारा है, इसको अच्छा माना है। मेरी विधानसभा क्षेत्र की बहनों का आशीर्वाद मेरे सर पर है और इसके लिए मैं बहुत प्रामाणिकता से काम कर पाता हूँ। जी, बोरीवली पैटर्न आपने जस्ट अभी लिया तो याद आया, बोरीवली पैटर्न आपने बनाया है, लेकिन आपको नहीं लगता इसमें छोटे छोटे फेरी वाले बेरोजगार हुए हैं, उनके EMI बाउंस हो रहे हैं? मेरा जस्ट अभी पॉडकास्ट हुआ था उत्तर भारतीय विकास सेना के सुनील शुक्ला जी का। उन्होंने एक दावा किया था कि संजय उपाध्याय जी को 15 दिन जिन फेरी वालों ने, जिन उत्तर भारतीयों ने नमक रोटी खाकर या बिरयानी खा के अपने पेट को जलाकर उन्हें जीता है, आज उन्हीं का घर उजाड़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी को तोड़ रहे हैं। पहली बात तो जो लोग मुझको अच्छे से जानते होंगे उन्होंने विले पार्ले का अगर अभ्यास किया होगा तो विले पार्ले में जो फेरी वाले हैं और दुकानदार, इनके बीच में लड़ाई होती थी। वहाँ पे फेरी वालों ने मुझ पे प्राणघातक हमला किया है, मेरे पैर पे आज भी उसके निशान हैं। लेकिन आज वो सारे लोग मेरे साथ हैं। हमने हर दुकानदार को 3 फुट का रास्ता निकाल कर दिया विले पार्ले में, आज आप देख सकते हैं। उसके बाद से उनके झगड़े बंद हुए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी को चलने का रास्ता मत दें और फुटपाथ छोड़िए, पूरे रास्ते पे कब्जा जमा लीजिए, ठीक है। हाईकोर्ट का आदेश है कि रेलवे परिसर 150 मीटर तक अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, ठीक है। ये गरीब की बात नहीं थी। बोरीवली स्टेशन पे 3 लाख रुपया स्क्वायर फुट का रेट है और कई लोग की सांठगांठ थी, जगह नहीं खरीदना है और सामने ही 100 फुट की जगह हो, 50 फुट की जगह हो पे कब्जा कर लो, रोड पे चलने मत दो और लोगों को असुविधा दो। रेलवे स्टेशन लोगों के आने जाने के लिए बना है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया कि राइट टू वॉक ऑन अ डेजिग्नेटेड फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट। तो जो बाकी के नागरिक हैं उनका भी तो अधिकार है। फेरी करिए, सुबह मार्केट लगती है, होलसेल मार्केट लगती है और कोई भी अगर रोजगार उद्ध्वस्त हुआ होता तो घटना सामने आई होती। आज हर गली में भाजी अवेलेबल है, हर गली में फल मिल रहा है, हर गली में फेरी लग रही है। स्टेशन परिसर तो मुक्त होना ही चाहिए। पूरा बोरीवली, पूरा मुंबई का सबसे व्यस्ततम स्टेशन बोरीवली है, सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट्स है, फुटफॉल है। इतने बड़े फुटफॉल वाले स्टेशन पे आप बांद्रा ईस्ट का स्टेशन देख सकते हो, उसी तर्ज पर बोरीवली था। और मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन जो प्रमुख हिंदू स्टेशन थे, फिर वो विले पार्ले हो, घाटकोपर हो, चेंबूर हो, मुलुंड हो, बोरीवली हो, कांदीवली हो, इसकी डेमोग्राफी स्टेशन के परिसर की सडनली बदलने लगी थी। जो पहले व्यापार करते थे या फेरी लगाते थे आज वो नहीं रहे। और ये डेमोग्राफी का चेंज होना ये मुंबई की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों का आना, आपको जानकर हैरानी होगी, QR कोड देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
कितने पात्र QR कोड इशू हुए? 600 लोग। अच्छा, जो फेरी वाले। फेरी वाले पूरे मुंबई में 99,000 की बात थी, केवल 50,000 लोग आए। यानी कुछ असामाजिक लोग इसमें नाम डाल रहे थे, जिनको फेरी नहीं लगाना है, फेरी वालों से हफ्ता लेना है, जिनको सरकारी ज़मीन को बेचना है, जिनको सरकारी ज़मीन को भाड़े पे देना है, जिनको हर फेरी वाले से हफ्ता लेना है, जिनको हर फेरी वाले को सबे 100 रुपया तो शाम को उनसे 110 वसूलना है। हाँ, क्या फुटपाथ उनके लिए बने हैं? तो मेरा मानना है फुटपाथ ये मुंबई कर के लिए बने हैं। रेलवे स्टेशन पर जाते समय आप सहजता से वहाँ पर पहुँचना चाहिए, और मैंने वही किया, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी को मारे हमने लोकतांत्रिक तरीके से बोरीवली स्टेशन अतिक्रमण मुक्त किया। शुरुआत में लोगों को आशंका थी, आज 18 महीने हो गए, बोरीवली स्टेशन वैसा ही है। बोरीवली पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा पुलिस स्टेशन नहीं खोल पाता था, ये मैंने खोला है। बोरीवली कोर्ट में मैं डोमिसाइल बनाने गया था जब मैंने 10वीं पास की, 1990 का मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। मैं खुद आया था, मैं चल नहीं सकता था। बोरीवली जेल बगल में 5 बिल्डिंग आगे 30 मिनट लगते थे। उस पैसेज को पार करते हुए एम्बुलेंस से 5 लोग मरे। लोकसभा चुनाव के बाद वहीं के एक हॉकर ने बोला, अभी महाराष्ट्र में सरकार आएगी तो तलवार निकलेगी। क्या तलवार निकालने वाले गरीब फेरी वाले हैं? तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तलवार निकालने वाले थे, ये किसी धर्म से रिलेटेड बिल्कुल थे, और बिल्कुल थे, ये दादागिरी थी। पीछे दुकानदार के ऊपर दादा थी, कस्टमर के ऊपर दादा के, उनकी भाषा, उनकी शैली ये गलत थी, डरावनी थी, और उसके लिए लोगों के मन में था ये होना चाहिए। मैं कैंपेन के दौरान एक बिल्डिंग में कैंपेन करने गया, नीचे 4 महिलाएं बैठी थी। मैंने नमस्कार किया, 2 ने मुझको आशीर्वाद दिया और 2 बड़े गुस्से में थी। मेरे मन में खटक रहा था कि ये दोनों को मैं पहचानता नहीं, ये इतना गुस्से में क्यों थी। मैं पूरी बिल्डिंग में प्रचार करके नीचे आया, तब तक उनसे हमारे पदाधिकारियों ने बात की थी। मैंने उनसे संवाद किया, मैंने पूछा, बहन आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैंने क्या गलत किया है? उस बहन ने मुझको कहा कि योगी बन, विधर्मियों को बोरीवली स्टेशन से ख़त्म कर, महिलाओं के लिए सुरक्षित कर, तो तेरा भला होगा। और वो शब्द आज भी मुझको गूंजते हैं, और मैंने उस बहन की आवाज़ को सुनी है। और मैं मानता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में महिला दिन हो या रात हो, बच्ची दिन हो या रात हो, वो सुरक्षित ही रहनी चाहिए जी। और यही जनप्रतिनिधि के नाते मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और मैं इसी को लेकर काम करता हूँ कि बोरीवली महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा तो सबके लिए सुरक्षित होगा। और बोरीवली को महिलाओं की दृष्टि से सुरक्षित रखना, फिर वो फुटपाथ, खुले में ड्रग्स हो, खुले में दारू हो, खुले में शौचालय करना हो, इन सब से बोरीवली को मुक्त करना और एक अच्छा वातावरण बोरीवली को रोके देना, एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में बोरीवली को आगे बढ़ाना मेरे ख्याल से मेरा काम है जी। ये इन सब फेरी वालों को जब आपने इतने एक्शन लिया, इतना सब किया, कि इसमें आपको कोई माफिया, हफ्ता वसूली वाले या फिर राजनीतिक साक्षर करने वाले लोग भी मिले होंगे? उन पे भी कुछ एक्शन हुआ होगा? लगभग 600 के आसपास FIR हुए हैं। तो इनमें ये सब लोग भी हैं? हाँ, सिर्फ फेरी वाले और फेरी वाले भी, और कई जगह से मुझको फ़ोन आए। हाँ। मुझको यूपी से भी फ़ोन आए, हाँ। महाराष्ट्र से भी फ़ोन आए। हाँ। कुछ लोगों ने डराने की भी कोशिश की। 3 बार मुझ पर हमला हुआ। हाँ। मेरी गाड़ी की और मेरी रेकी होती है, मेरी गाड़ी लेफ़्ट निकले, राइट निकले, मैं पुलिस को बताता था। मुझको पोस्टल से भी धमकी मिली। मैं जी मीडिया को बाइट दे रहा था, उसके तुरंत बाद एक ने धमकी दिया, लेकिन मैं इन धमकियों से डरा नहीं। मैंने अपने काम को ईमानदारी से किया है। आज कई लोग आकर बोलते हैं कि आप बुरा मत मानो, हम लोग यहाँ से यहाँ तक के पैच का इतना पैसा लेते थे हर हफ्ते। अच्छा। आपके कारण बंद हुआ, ठीक है। मेरे पार्टी का एक पदाधिकारी मुझको फ़ोन किया कि आपसे अकेला मिलना है। हाँ। मैंने उनको अकेले मिलने का समय दिया। तो अकेले क्या बोलना था? तो यही बोलना था, आप खाली आंख बंद कर दो, हर महीने का इतना दे देंगे। मैंने उनको कहा, आप मेरे पार्टी के पदाधिकारी नहीं होते तो अभी तक आपकी गाल पे मेरा हाथ होता। मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ, आपने दुस्साहस किया, यहाँ से चले जाओ, आज के बाद मेरे को नहीं मिला। मुझको इस हफ्ते की कमाई से मेरा घर नहीं चलाना।
मैंने आज तक बीएमसी या पुलिस को ये फ़ोन नहीं किया कि ये मेरा आदमी है, इसको धंधा करने दो। और मेरे ख्याल से मेरा मिशन इसीलिए सक्सेसफुल है हाँ, कि मैंने आज तक किसी को नहीं किया। और इसका परिणाम क्या हुआ, तो कई लोगों ने फेरी से हटकर दुकान में किराए पर जगह खरीदी और उसका उद्घाटन भी मेरे हाथ से कराया। बोरीवली के स्काई वॉक पर नशेड़ी गजेड़ी लोगों का कब्जा रहता था, अंधेरा रहता था। मैंने बोरीवली का स्काई वॉक साफ़ किया, वहाँ से गंजेड़ी नशेड़ी को हटाने का काम किया, वहाँ पे दारू की पार्टियाँ बंद कराई। अब वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित प्रवास करती हैं। तो मुझको भी समाधान मिलता है जब मैं ट्रेन में होता हूँ या जब पब्लिक में होता हूँ, तो लोग सामने से कहते हैं कि आपने अच्छा किया। ठीक है, ये अच्छा किया है, ये जो आशीर्वाद है, हाँ, ये मुझको काम करने की शक्ति देता है। ये आपका पूरा बोरीवली पैटर्न है जी। अच्छा है। अच्छा भैया, एक चीज़ है कि भाजपा हमेशा कहती है कि हम सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहते हैं, युवाओं को अवसर देना चाहते हैं, लेकिन जब बात चुनाव की आती है, चुनाव के समय ऐसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार वालों के पास ही क्यों टिकट मिलता है? आपने अगर मेरे बारे में पढ़ाई किया होगा जी, तो ये बोलने की हिम्मत करने वाला कि किसी नेता की असक्रिय परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देना चाहिए था, ये मैं ही था जी, और केवल बोला नहीं, मैं बोरीवली में अपनी पत्नी को भी टिकट दे सकता था, मांग सकता था। मैंने अपनी पत्नी के लिए भी टिकट नहीं मांगा और बहुत सारे वर्तमान नेतृत्व के परिवार के सदस्यों को कन्विंस किया कि मेरी ये भूमिका है, पार्टी की ये भूमिका है, आपने अपने परिवार के असक्रिय सदस्य, अगर कोई वर्षों से काम कर रहा है तो निश्चित हो सकता है। और बोरीवली में 7 सीट पर 6 हम लड़े, पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही हमने मौका दिया और वो अच्छी संख्या में अच्छे मतों से चुनकर भी आए और हम सब सीटें जीते। पहली बार बोरीवली के इतिहास में हम सारी सीटें जीते हैं। 6 सीटें और 1 शिवसेना, और बाकी 3 सीटों पर भी जो हमारा कुछ प्रभाव था वो सीटें भी हम जीते हैं। तो मुझको लगता है कि मैंने अपने उदाहरण से तो ये सिद्ध किया है कि सामान्य कार्यकर्ता को अवसर देना चाहिए, बाकी लोगों ने भी इससे सीखना चाहिए। जी जी। आपका एक सेंटेंस बहुत वायरल हुआ था, बकरा ईद का एक विवाद चल रहा था जिस पे आप समझा रहे थे, लेकिन लास्ट में आपने कहा कि अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, बकरा ईद अगर ऐसे ही मनाएंगे तो हम इनके सामने सुअर छोड़ेंगे। मुझको उस पर कई लोगों ने कहा कि सुअर नहीं वराह देव बोलना चाहिए। मैंने बोला इनको जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में बात करनी चाहिए। बोरीवली में सुमेर नगर में एक ही मुस्लिम परिवार है और उसके बाद उसने 7 बकरे बांधे थे सोसाइटी में। महानगर पालिका का नियम नहीं है, सरकार का नियम नहीं है, सरकार ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा सार्वजनिक पहले से की थी। तो फिर सुअर को सुअर की भाषा में नहीं समझाएं तो क्या करें। दहीसर के आरटीओ में आरटीओ ऑफिस के अंदर बकरे बांधे गए थे। अच्छा। क्योंकि आरटीओ में उनका ही दबदबा है, दलाली में वही लोग दिखते हैं। तो अगर हम नहीं अलर्ट रहेंगे हिंदुत्व को लेके तो कौन रहेगा। बोरीवली का एमएलए हिंदुत्व के लिए नहीं बोलेगा तो कहाँ का एमएलए बोलेगा। और इसके लिए मैंने प्रखरता से भूमिका रखी। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वो नहीं पसंद। मैं बकरीद की कोई शुभकामना नहीं देता। मुझको एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही 5 स्टार होटल में बकरीद की पार्टी के लिए बुलाने आए थे। मैंने उनको सामने कहा, माफ़ करना, ये हिंसा मुझे मान्य नहीं, मैं बकरीद पे विश भी नहीं करता और मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता। तो दिखाने के दांत अलग, खाने के अलग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है तो 100% भगवा है, उसी को लेके काम करता हूँ, नुकसान में भी और फ़ायदे में भी। तो भैया, आपकी पार्टी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, क्यों नहीं हम उसको यह कहते कि हिंदू का साथ और हिंदू का विकास? सबका साथ सबका विकास में ये कहाँ लिखा है कि सामने कोई रहीम हो तो मैं राम का नाम लेना छोड़ दूँ। सबका साथ सबका विकास ये कहाँ बोलता है कि हम केवल एक व्यक्ति की तुष्टीकरण करें। हम सबको समान अवसर देने की बात कर रहे हैं। हमने जब घर बनाए पक्के तो हमने सबको दिया, हमने शौचालय बनाए हमने सबको दिया, हमने जनधन अकाउंट खोला हमने सबको दिया, हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कोविड में हमने वैक्सीन दिया, हम सबको दे रहे हैं। लेकिन फिर कांग्रेस और हम में फ़र्क क्या? कांग्रेस ने बहुसंख्य हिंदू समाज को उपेक्षित महसूस करे इस प्रकार का स्वभाव किया और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण का आधार लिया। वहीं पे हम उनसे अलग हैं। देश की जनता है, देश की नागरिक है,
देश की मुख्य धारा से लाने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय राष्ट्रहित सबके आगे होना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। और उसके लिए प्रामाणिकता से, ताकत के साथ उन बातों को, फिर सनातन के मूल्यों को आगे लाने के लिए जो भी आवश्यक है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, और हम सब भी अपने स्तर पर उस प्रकार का काम करने का प्रयास करते हैं। जी, तो आप एक स्लोगन चलता है देश में, अपने मुंबई में, एक पूरे देश में एक स्लोगन चलता है कि अयोध्या तो झांकी है, अब काशी हो चुकी है, अब मथुरा की बारी है। तो आप इसके कितने समर्थन में हैं? 1000% समर्थन में हूँ। अयोध्या हुआ है, काशी विश्वेश्वर का जीर्णोद्धार हुआ, और अब पहले की काशी और आज की काशी में जो फ़र्क है आप देख सकते हैं। हाँ। और मथुरा में भी हम सबकी यही इच्छा है कि भगवान कृष्ण का मंदिर मुक्त होना चाहिए और सभी भक्तों की जो आस है वो पूरी होनी चाहिए। जी भैया, आप जिस विधानसभा से आते हैं, बोरीवली विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, बीजेपी का गढ़ रहा हुआ है, लेकिन एक और ट्रिक है कि वहाँ पे ज़्यादातर विधायक रिपीट नहीं हुए। आप देखेंगे काफ़ी टाइम से, मतलब पहला टर्म होता है तो दूसरा टर्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं, काम नहीं किए, लेकिन समझ में नहीं आया आज तक मुझे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगली बार फिर से बोरीवली का सेवा करने का आपको मौका मिलेगा? पहली बार भी जब मिला तब नहीं सोचा था, और इसके लिए आगे का सोच के करता नहीं। मैं अपने आप को उस बैट्समैन की तरह मानता हूँ जिसको जब अवसर मिला तो हर गेंद पर खेलना चाहिए। तो मुझको जो कार्यकाल मिला है उसका हर पल ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं सुबह 7 बजे, कभी उसके पहले अपने क्षेत्र में होता हूँ, देर तक होता हूँ। मैंने कोई पीए नहीं रखा है, मैं सबके फ़ोन खुद लेता हूँ, सबका रिप्लाई खुद देता हूँ, सबसे सहजता से उपलब्ध रखता हूँ। मुझको मिलने के लिए कोई बैरियर नहीं है। सोशल मीडिया पे भी कोई संदेश है उसको रिप्लाई करता हूँ, और इसके कारण लोगों में मेरी रीच बढ़ी है। मैं क्या होऊंगा क्या नहीं कहूँगा ये मेरी पार्टी तय करेगी। और ये बोलना कि बोरीवली में कोई रिपीट नहीं हुआ, तो रामभाव रिपीट हुए, हेमेंद्र मेहता रिपीट हुए, गोपाल शेट्टी रिपीट हुए, निश्चित ही विनोद जी मंत्री यहीं से बने। उसके बाद उनका राष्ट्रीय स्तर पर आज जो नाम है, मान है। मन का हुआ तो बहुत अच्छा, मन का नहीं हुआ तो ईश्वर के मन का होने वाला होगा, उसमें शायद और अच्छा होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझको जो मन में था वो नहीं मिला, तो ईश्वर ने शायद उससे बहुत अच्छा बोरीवली दिया, और उसके लिए ये सब मैं ईश्वर पर छोड़ता हूँ, अपने भाग्य पर छोड़ता हूँ। परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना, ये मेरा काम है, मैं उससे पीछे नहीं हटता। जी भैया, आपने फेरी वालों पे काफ़ी आंदोलन किए, आपने ड्रग्स पे किया, आपने बहुत चीज़ों पे किया। आपके क्षेत्र में बहुत ही इनलीगल बार एंड होटल्स भी है, आप उस तरफ भी आप ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके क्षेत्र में ही काफ़ी जो भाजपा में नगर सेवक इस समय है, कांग्रेस से आए हुए, वो उन सबका साठगांठ के साथ ऐसे बहुत सी इनलीगल होटल्स एंड बार चल रहे हैं। मेरी विधानसभा बोरीवली की जो परिसीमा है उसमें बोरीवली का बहुत भाग आता है, लेकिन वो मेरे विधानसभा में नहीं आता। अच्छा। तो आप जिन डांस बार की बात कर रहे हैं, वो कोई भी डांस बार बोरीवली विधानसभा में नहीं आता। अच्छा। अब ये क्या योग है पता नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी विधानसभा है वो इन सबसे दूर है। यानी ईस्ट में बहुत सारे डांस बार होंगे, लेकिन कार्टर रोड के उस पार मेरा क्षेत्र नहीं है। अच्छा, ठीक है। और वेस्ट में जो भी भाग है, चारकोप है, गुराई है, यहाँ पर बोरीवली स्टेशन का परिसर है, यहाँ पर इस प्रकार का कोई लेडीज़ बार नहीं है। हुक्का पार्लर की 2-3 बातें मेरे ध्यान में आई है, हम पुलिस को उस पर कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। गुराई में होटल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे होटल इलीगल तरीके से चल रहे, कुछ गांव वालों के, कुछ बाहर के हैं। सरकार उन पर कार्रवाई करे। मैंग्रोव्स हटाकर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस बार भी अधिवेशन में उसकी बात रखी। गलत करने वाले कानून का बहुत गलत तरीके से उपयोग भी कर लेते हैं, मजबूत भी होते हैं, उनके खिलाफ लड़ना चुनौती होती है। लेकिन ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ, जिनका ये मानना है कि जो जगह सरकारी है वो जगह हमारी है और इसलिए वहाँ पर कोई धार्मिक स्थल बांध कर कब्जा कर लेना, मैंने उसके खिलाफ सदन में भी आवाज़ उठाई। मैंने गौवंश हत्या बार बार करने वाले पर भी कार्रवाई की मांग उठाई, और पहली बार मकोका मेरी आह्वान पर ही लगा। और शिवाजी नगर गोंडी में 38,000 स्क्वायर फुट
पे जो मज़ार था, मैंने कहा था तीसरे मंजिल पे मज़ार थी, दुनिया का 8वां आश्चर्य, वो भी अब भूसपाट हुआ है, सरकारी ज़मीन वापस सरकार के पास आई है। तो कहीं गलत है तो आपके निर्देश में आता है तो मुझको बिल्कुल बताइए, मैं बिल्कुल कार्रवाई करूँगा। लेकिन बोरीवली का बहुत बड़ा भूभाग जिसमें लोग बोरीवली लिखते हैं वो मेरी विधानसभा में नहीं आता। चलिए, मैं तो बोलूँगा कि वो बहुत सेफ है और ईश्वर से मना रहे होंगे कि ये क्षेत्र मेरा बोरीवली में नहीं है, नहीं तो ये कार्रवाई यहाँ भी चालू हो जाती। अच्छा भैया, ऐसे बाहरी पार्टी के काफ़ी बड़े लीडर्स या कार्यकर्ता एक बात बोलते हैं कि बीजेपी में गिन के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं जो पार्टी चला रहे हैं मुंबई की, बाकी तो बाहर से दूसरी पार्टी से आए लोग ही मुंबई बीजेपी को चला रहे हैं। जब शादी करके बहू आती है तो आती बाहर से, हाँ। लेकिन धीरे धीरे उस परिवार के साथ उस परिवार की हो हिस्सा जाती बन है। जाती है। पहले राजा महाराजाओं के राज में लड़ाई होती थी और हम जो जीतता था वो उस राज्य पर कब्जा करके अपना साम्राज्य विस्तार करता था। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपका साम्राज्य विस्तार करने के लिए अब आप शस्त्र का उपयोग तो नहीं कर सकते। तो जो आपके विचार से, आपके प्रभाव से, आपके काम से, आपके सरकार के काम से प्रभावित होकर, चाहे दिल से चाहे मजबूरी से आपके प्रभाव में आते हैं, उनको वैसे लेना और उनको हमारे अनुरूप ढालना, ये चुनौती हम जैसे कार्यकर्ताओं की है। हम उसको बखूबी करने का काम करते हैं और जब वो धारा से जुड़ जाता है तो निश्चित वो हमारा हो जाता है। बाहर के लोगों को क्या दिखता है मुझको पता नहीं, लेकिन बाहर से आए हुए लोगों को स्वीकार करके उसको मुख्य धारा में पचाने की ताकत हमारे में है। और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में कभी आप बिखराव, वर्टिकल स्प्लिट नहीं देखते, क्योंकि इसकी रीढ़ में जो संस्कार है वो संघ का है, कमिटमेंट है, जो आपने बात कही नेशन फर्स्ट की, वो विचार है जिसके कारण हम इस पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। जी। सवाल किसी और का है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हो सकता है आप न जवाब दे तो भी चलेगा। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का नाम है मोहित कंबोज। सोशल मीडिया में बार बार ऐसे काफ़ी आईटीआई एक्टिव करते रहते हैं कि आज के दिन में मुंबई में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो उन्हें ही मिल रहे हैं। इसका कोई खास कारण? जिसका सामर्थ्य होगा वो ले पाएगा, वो उस फील्ड में है, उनकी कंपनी है, वो ले रहे हैं और भी लोग ले रहे हैं। अब किसी को समस्या है तो वो उसके लिए लड़ता है, बात करता है, वो उसकी जगह पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। जी जी। आपके क्षेत्र में बोरीवली में एक सक्रिय नेता इस समय एकदम क्रांतिकारी नेता बने हुए हैं, क्या पार्टी उन्हें दरकिनार कर दी है गोपाल शेट्टी जी को? गोपाल भाई के साथ मैं बहुत छोटे से काम करता हूँ और वो मुंबई के अध्यक्ष थे तब भी मैंने उनके साथ काम किया और मुंबई में महामंत्री के नाते भी गोपाल भाई जब भी मुझको बुलाते थे, जो भी विषय बताते थे, मैंने उन पर काम किया। जब मुझे उम्मीदवारी मिली तब भी मैंने कहा कि बोरीवली में काम करते समय गोपाल भाई के मार्गदर्शन में काम करूंगा और मुझको लगता है कि आप 1.5 साल का कार्यकाल देख चुके होंगे। मेरे बैनर में, मेरे कार्यक्रम में, मेरे व्यवहार में गोपाल भाई के लिए आदर है। मैं मानता हूं गोपाल भाई एनसाइक्लोपीडिया है, कॉरपोरेशन से लेकर पार्लियामेंट तक और इस मतदार संघ की सभी छोटी बड़ी विषयों की उन्हें बहुत जानकारी है और जहां असंभव लगता है वैसे जगह पर भी लड़कर न्याय कैसे दिलाना, ये कला उनके पास है और उसके लिए मैं तो उनसे सीखता हूँ और सीखने का प्रयास करता हूँ। और मैं भी मानता हूँ कि कोई ऐसा बड़ा घर में होना ही चाहिए जो अपने को ठीक रखे और इसके लिए गोपाल भाई मेरे लिए मार्गदर्शक हैं। मेरे जब कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो उनसे समझता भी हूँ। पार्टी के हर कार्यक्रम में बोरीवली में उनका मान सम्मान यथावत है और हम अपने हर स्तर से उनके साथ काम करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं और वो भी पार्टी के सभी कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं। जी, तो उनके ही क्षेत्र में, मतलब आपके क्षेत्र और उनका क्षेत्र एक ही क्षेत्र है, शुक्ला कंपाउंड का इशू बहुत बड़ा था, तो आप इन्वॉल्व होकर शुक्ला कंपाउंड के बारे में कुछ समझे कि क्या प्रॉब्लम है? शुक्ला कंपाउंड ये मागाठने और दहीसर विधानसभा में आता है, लेकिन गोपाल भाई ने जब वो लड़ाई छेड़ी और जब उसमें उनको लॉन्ग मार्च करना था
तो उसमें सारे लोग बोरीवली के थे। मैं स्वयं बोरीवली से चलकर शुक्ला कंपाउंड तक पैदल गया था और हमारे सब कार्यकर्ता गए थे। तो इस लड़ाई में, वो चाहे शुक्ला कंपाउंड की लड़ाई हो, चाहे नेशनल पार्क के झोपड़पट्टी वालों के संघर्ष की बात हो, गोपाल भाई ने जब भी आवाज़ दिया है, पूरी बोरीवली उनके साथ ताकत के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। जी भैया, बहुत कॉर्पोरेशन इलेक्शन के पहले से एक मुद्दा बहुत मुंबई को हिलाया है, काफ़ी उत्तर भारतीयों का आपके ऊपर बहुत ध्यान था, मराठी भाषा का विवाद। आपका क्या मत है कि मतलब ये विवाद सही है, और उसको अगर सचमुच करना था तो कैसे करना चाहिए था? मीडिया में प्रसिद्ध कैसे होना या प्रसिद्धि कैसे पाना, इसके शॉर्टकट्स भी हैं। हाँ। और इसके पहले मराठी भाषा को लेकर सभी नेताओं ने वो करने का प्रयास किया। मैंने ऐसा छोटा प्रयास कभी नहीं किया। मैंने समाज को भी समझाने का प्रयास किया, मैंने पत्रकारों को भी समझाने का प्रयास किया, और एक व्यक्ति मैं था जिसने हमेशा मीडिया का सामना किया और मराठी हिंदी, मराठी गुजराती, मराठी राजस्थानी वाद न हो, इस प्रकार का ध्यान रखा। मुंबई में हम रहते हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें यहाँ के मराठी आदमी का बहुत बड़ा योगदान है कि उसने हमको आगे बढ़ने का अवसर दिया, और इसके लिए मराठी आनी ही चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। मराठी आने से आपका कोई नुकसान नहीं है। मराठी भाषा हो, मराठी संस्कृति हो, मराठी महापुरुष हो। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ने से आपका क्या नुकसान है? आपका तो हिंदुत्व और प्रखर होगा। और इसके लिए ऐसी भाषा जिसके बोलने से कटुता निर्माण होती है, मैंने उसको बोलने से बचा है। मैंने कटुता निर्माण न हो, वैमनस्य न निर्माण हो, और उसके कारण ही मीडिया में न्यूज़ तो बहुत चली, घी डालने का काम तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन आग नहीं लगी, क्योंकि अब समाज भी समझ चुका था। वो देवेंद्र जी के विकास के रास्ते पे, मोदी जी के विकास के रास्ते पर चलना चाहता था, न कि भाषा के लड़ाई में लड़ना चाहता था। वो मुंबई का मराठी युवक भी था और नॉन मराठी युवक भी था, और इसके लिए उसी सामंजस्य की भाषा मैंने भी अपनाई, और चुनाव में परिणाम सामने है, लोगों ने हमारा साथ दिया। जी भैया, एक आखिरी सवाल है मेरे पास। आज युवाओं में हर एक क्षेत्र में, आप बोरीवली विधानसभा कहिए या मालूनी बोलिए, किसी भी विधानसभा में, एक युवाओं में ड्रग्स का माहौल बहुत बढ़ते जा रहा है। युवा कम एज में ही ज़्यादा एज वाला हो जा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग नहीं है, थोड़े थोड़े पैसों की वजह से क्राइम करने लग रहा है, सिर्फ वो नशे के लिए। आपको उन युवाओं के लिए कोई ऐसा संदेश, क्योंकि आप एक ऐसे युवा, एक अच्छे राजनीतिकार, क्योंकि एक जीरो से उठ के आप यहाँ तक पहुँचे, तो एक ऐसा मैसेज जो युवाओं को लगे कि ये बहुत ही अच्छा मैसेज था। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है, और हमारे देश की युवा आबादी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो हमारी ताकत है तो दुनिया हमारी ताकत को कमज़ोर करने का प्रयास करेगी जी। और इसके लिए वो चाहेगी कि युवा ही खोखला हो। पंजाब हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इसके लिए सबसे पहले पंजाब के युवकों पे प्रयोग किया गया। वहाँ पर नशे का साम्राज्य फैलाया गया, और धीरे धीरे ये साम्राज्य पूरे देश में फैले और हिंदुस्तान का युवा बर्बाद हो, ये भी एक प्रकार की साजिश चल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस सिगरेट के धुएं से नहीं आता, कॉन्फिडेंस शराब की बोतल से नहीं आती, कॉन्फिडेंस या 24 घंटे काम करने की शक्ति ये ड्रग्स का नशा करने से नहीं आती। काम का नशा करिए। मैं काम का नशा करता हूँ प्रामाणिकता से, और उससे जो लोग आपको प्रतिसाद मिलता है वो आपकी शक्ति होती है। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि चुनौतियों को स्वीकार करिए, जवानी में वर्जिश करिए, जिम जाइए, बजरंग बली की पूजा करिए, ठीक है, दंड बैठक करिए, शरीर को सुदृढ़ रखिए, योग करिए, निरोगी रहिए। ये निश्चित ही जब आप कभी विचलित होंगे तो आपको सही दिशा देने का काम करेगा। और गलती में, फ्रस्ट्रेशन में नशे का सहारा लेना ये बुज़दिल लोग करते हैं। जो हिम्मत वाला होता है वो चुनौतियों से लड़ता है और सफलता को पाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कई बार आपको लगता है कि मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया, और राजनीति तो ऐसा क्षेत्र है
एक क्षण में आप शिखर पे होते हैं, दूसरे क्षण में आप गर्त में होते हैं। और इतनी विषमताओं के बीच में आपको संतुलित रहना है। तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा मानसिक संतुलन की आवश्यकता है तो राजनीतिक क्षेत्र में है, और आजकल तो हर क्षेत्र में है। तो मन का संयम, परिवार के बीच में सामंजस्य, परिवार और मित्रों के बीच में अपनापन हम बनाकर रखेंगे तो ड्रग्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ड्रग्स के सामने हम सबको लड़ना है, सरकार को भी लड़ना है और हमको भी लड़ना है। ये चुनौती हमने स्वीकार करनी चाहिए और ड्रग्स की लड़ाई में हिंदुस्तान जीतेगा, दुनिया जीतेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जी, धन्यवाद भैया। तो आप लोग अभी देख रहे थे संजय उपाध्याय जी, जो कि विधायक हैं बोरीवली से, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बोला कि एक दबंग विधायक और बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी बातें कही। आप सबको लग रहा है कि मैंने कोई बात मिस किया है, ऐसी कोई सवाल था जिस सवाल को आपको पूछना है तो आप मेरे रील सेक्शन में या फिर यूट्यूब पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर लग रहा है मुझे कि नहीं सचमुच वो वैलिड क्वेश्चन है तो मैं एक बार पूछ के आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद, देखते रहें बिंदास बोल। नमस्कार।